Hello everyone, and I'm Sujata Parulkar, as you know, TGT English, JNV Barwani, and this is my last topic for assignment. And equally, I'm also happy as you are. And now I will be making more videos related to more psychological topics which are there, and some topics are really very interesting. So keep watching the channel, and thanks for your appreciation. Now let's start with the today's video. So the last question is, identify the diversity in learners in your classroom and prepare a report according to their characteristics. Okay, so this is very interesting topic and very easy also, if you see, because we all are dealing with these things, but we don't know the name. Now we will learn them by name. So there's a beautiful quote by Einstein. You can see, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So this is what is happening in our education system, because we are just pushing all the students in the same room. हम सभी बच्चों को एक सी पढ़ाई, एक सा ही टेस्ट, एक सा ही वो करते हैं, irrespective of their diversity. So let's start with the topic. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी क्लास में कितने तरह के डाइवर्स लर्नर्स होते हैं और हम उनको कैसे डीले, कैसे उनके संग पहचानें, उनको कैसे देखें. ठीक है. सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी सिंपली इसका मतलब है रेंज ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर्स टू बी कल्चरली अवेयर, और हम टीचर्स को खास करके इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, दैट ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड. अभी आपने एक नया टर्म सुन रहे होंगे आजकल आप, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव टीचिंग. तो इंक्लूसिव मतलब क्या है? यही है कि डाइवर्स जितने बच्चे हैं, जितने अलग अलग हैं, उनको एक संग लेकर हम चलें. पहले होता था स्पेशल स्कूल उनके लिए लगाए जाते थे, स्पेशल क्लासेस होती थी. अब वो ये कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि नहीं, हमको इन सबको एक संग पढ़ाना है, बच्चों को डिफ्रेंशिएट मत करिए. तो When many people think about diversity, तो सीधे जब भी किसी से डाइवर्सिटी की बात करो तो एक ही बात दिमाग में आती है, रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी. रेशियल मतलब रेसेस की बेस पे, कास्ट के, जो आपने पढ़ा होगा कि नेल्सन मंडेला कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपने जानते हैं आप सब उसके बारे में. तो वही रेसिस्ट हमारे दिमाग में आता है. और दूसरा एथनिक, एथनिक मतलब बैकग्राउंड हमारा, ये कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है, ये इसको हम इन दो चीज़ें आती हैं. लेकिन यही अकेला नहीं है, ये है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है. और लेकिन एजुकेशन में रेसिज्म का कोई काम नहीं है और एथनिसिटी का भी इतना कोई रोल नहीं होता है. यहाँ पे दूसरी डाइवर्सिटीज़ हैं जिनके हम बारे में आज पढ़ना पड़ा. तो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन एजुकेशन. तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, एंड रिकॉग्नाइजिंग अवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम पहचानें. दिस कैन अलोंग the dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religious beliefs, political belief और other ideologies. यानी कि एक बहुत लंबा चौड़ा ये इसका एरिया है, छोटा सा नहीं है. रेस है, एथनिसिटी माने बैकग्राउंड है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, अब तो एक नया और जेंडर आ गया, ट्रांसजेंडर. सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, फिजिकल एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, है ना. पहले हम केवल फिजिकल डिसेबिलिटीज को ही डाइवर्सिटी में लाते थे, लेकिन अब ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हैं. रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स, अदर आइडियोलॉजीज. Education plays a central role in conserving, modifying and transforming identities. As a teacher हमारा एक बहुत important role है कि हम इसको conserve करें, modify करें और transform करें identities को. यानी कि हम, हमारे हाथ में बच्चे हैं, एक life models हमारे हाथ में हैं, जिनको हम, जो हमारे पास एक रॉ में आते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. Keeping in mind the heterogeneous character of Indian society, the National Policy on Education envisages harmonious development of all groups, i.e. promoting development and maintaining group identities in an integrated manner.
तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक की डाइवर्सिटी इन अवर जवाहर नवोदय विद्यालय। हम जवाहर नवोदय विद्यालय के रिलेशन में चलेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, कुछ कहीं से मिली मुझे, कुछ मैंने सोच के लिखी हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आप इनको बताइएगा मुझे, और अगर आपको कोई चीज़ डिसएग्री करती है तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस, क्योंकि मैं भी एक टीचर ही हूँ और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो डाइवर्सिटी इन, सबसे पहले जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब जेंडर वाइज हमारे यहाँ बच्चे अलग अलग आते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिकल जो डाइवर्सिटी ये बहुत ज़्यादा है। सोशल, क्योंकि जो हमारे बच्चे आते हैं वो बहुत ही सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि रूरल बैकग्राउंड है हमारा नवोदय का। तो जो अर्बन और रूरल का जो एक डाइवर्सिटी है, जो गैप है, और इकोनॉमिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमीर और गरीब, इसका भी बहुत है। जो बच्चे रूरल हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स लेबर हैं, तो इकोनॉमिकली कुछ है, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो नेचुरली एक इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है। तो जब इकोनॉमिकली हम अलग अलग हैं तो सोशली भी हमारा अलग हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है जो हम टीचर्स अपनी क्लास में इसको महसूस भी करते हैं। इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, सबसे आता है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। इसमें हम बच्चे का, हर बच्चा एक अलग है। इसमें एक्चुअली देखा था इंडिविजुअल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा अलग है ना। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है। कोई बच्चा किसी तरीके से लर्न करता है, कोई बच्चा के, आप देखो, कोई बच्चा ड्रॉ करके बहुत जल्दी लर्न करता है, कोई बच्चा उसी चीज़ को गा के बहुत जल्दी लर्न करता है, कोई बच्चा ऐसे ही रट लेता है पूरा। तो इंडिविजुअल डाइवर्सिटी है, उसके प्रेफरेंस अलग अलग है ना। और इंटरेस्ट, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने सारा कोर्स एक ही तरह के बना दिया है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस, बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी बच्चे की, एज, जेंडर, एबिलिटी, है ना, उसकी डिसेबिलिटी, और पेस ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेस ऑफ लर्निंग। तो ये हमारे यहाँ देखिए रिमिडियल क्लासेस लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि इंडिविजुअल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा आता है रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं वहाँ की, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या कल्चरल। तो रीजनल में हमारे यहाँ इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो एक ही रीजन से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये बड़वानी जो है पूरा ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे लगभग एक ही रीजन से हैं, बस केवल माइग्रेशन वाले बच्चे जो आते हैं वो बाहर के हैं। तो इसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटी कम है। दूसरा आता है तीसरा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से भी मतलब है जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे आप पता ही है सबको कि लोकल लैंग्वेज यहाँ पे निमाड़ी चलती है हमारे यहाँ, आपके जो एरिया होगा वहाँ कोई और चलती होगी। तो ये नेशनल लैंग्वेज अलग है, रीजनल लैंग्वेज अलग है, मदर टंग अलग है, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट। तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी होती हैं। फिर आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी, कोई बच्चा हो सकता है आपकी क्लास में हिंदू हो, कोई इस्लाम धर्म का हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई बच्चे क्रिश्चियन भी होते हैं, जैन भी बहुत हैं। तो इस टाइप से आप देखिए कि रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत है। फिर आता है कास्ट एंड ट्राइब डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी हमारे यहाँ अब धीमे धीमे कम हो गया, लेकिन एक समय था जो ये बहुत ज़्यादा था, कास्टिज्म, है ना। तो इसमें वेरियस जो स्ट्रेटा है सोसाइटी के, वहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्ग, स्टेलर एंड कर्ट, इन्होंने कुछ और बताए हैं पॉइंट्स जिसको हम लेने वाले हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन जेएनवीज। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी हमारे में कैसी है? लैंग्वेज से मतलब वही भाषा, है ना, भाषा का जो आपने रीजनल में भी इसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में भी डाल सकते हैं, तो वो है। फिर आता है हमारा इसमें, इसके बाद आता है जो हमारा कल्चर है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, हॉबीज, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, लर्निंग प्रेफरेंस, स्टाइल, एज, मैच्योरिटी, एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। आप ये सब आप अपने अपने क्लासेस में देख सकते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे होंगे, है ना। इंटेलिजेंस, कई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे आप उनका देखिए आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है ना। और कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ही, जबकि सारे बच्चे देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव नेशनल टेस्ट पास करके आते हैं नवोदय में, है ना। तो ऐसा मान के चलते हैं सब लोग कि इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन सब की अलग अलग हो सकती है।
जैसे कोई बच्चे में एबिलिटी हो सकती है कि वो वर्बल में बहुत अच्छा हो, काइनेस्थेटिक उसका बहुत अच्छा हो, मतलब वर्किंग में हाथ का काम म्यूजिकल हो, इंटरपर्सनल हो, या एनालिटिकल एस्पेक्ट उसका बहुत अच्छा हो। तो ऐसे गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो जो 8 पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही थोड़ी उसने दिए, गार्डनर ने, इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, कि 8 उसने कहा अलग अलग होता है, हर में अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, और आप में वो सभी बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वो 8 चीज़ें हों। नहीं तो किसी में म्यूजिकल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ब्रेन को भी अगर आप इंटरसेक्ट करके देख पढ़े तो आपको पता लगेगा ब्रेन में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो वो सेक्टर्स क्या है, वही तो हमारी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस बहुत वेरी करती है बच्चों में, और इसी आधार पे हमको बच्चों को, कई बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं एक चैप्टर, मैंने कई बार देखा कि सिर्फ रीडिंग करके एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो जो होशियार बच्चे वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो वीक बच्चे हैं वो समझ ही नहीं पाते, और बाद में हम कहते हैं अरे मैंने पूरा लेसन पढ़ा दिया तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस उसमें नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन से नहीं, उसको कुछ वर्बल पिक्चर्स चाहिए, उसको कुछ ग्राफिक्स चाहिए, उसको कुछ वीडियो चाहिए। तो आप ये देखिए कि ऑनलाइन स्टडी में कई बच्चों जो वीक थे वो होशियार हो गए, क्योंकि उनको जो उनके मनपसंद चीज़ें थी, उनका इंटरेस्ट किसमें था उसको उन्होंने देखा। कई बच्चों को आप देखिए, जैसे आप बोलिए कि ठीक है हम लोग इसको एक्टिविटी में करेंगे, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ मैम एक्टिविटी करेंगे, इस पोएम को ऐसे करेंगे, इसका गाना गाएंगे, इसको एक्ट आउट करेंगे, इसमें रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि जब लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है तो उनका इंटरेस्ट उसमें है। तीसरा आता है हॉबीज। हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉबीज हमारी, इंटरेस्ट और हॉबीज हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी की तरफ हम अट्रैक्टिव होते हैं जो हमारी हॉबीज होती हैं। इंटरेस्ट जो हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स उसमें हो सकती है, ऑब्जेक्टिव से मतलब जो हम फिजिकल एक्टिविटीज से प्रभावित होकर करते हैं। चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, वो अपना इंटरेस्ट शो करता है जिसको वो लाइक करता है, और उसके बाद उसको संतुष्टि मिलती है। तो किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स को, किसी को रीडिंग को, तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है जो डाइवर्सिटी को बताते हैं। फिर आती है वैल्यूज। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे सिद्धांत, कन्विक्शन, आइडियाज, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, तो ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, है ना। वैल्यू को हम अगर देखें तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकता, मॉरल फीलिंग्स, हमारी मॉरल की नैतिक फीलिंग्स क्या है, मॉरल जजमेंट, हम कैसा सोचते हैं मॉरली, है ना, एम्पैथी, दूसरे के प्रति सहानुभूति हमारे अंदर है, कॉन्फिडेंस। तो आप देखिए अगर बच्चों 6th क्लास के बच्चों में ही अगर आप ये फीलिंग्स को उनको स्टोरी के माध्यम से या किसी के माध्यम से सिखाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेवलप होती हैं, है ना। कई बार ये हम लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप उसको वैल्यू एजुकेशन से ऐड कर दें तो आप देखिए कि बच्चे पढ़ाई के संग संग बहुत कुछ और भी लर्न करते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। फिर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो ये बच्चों के कैसे हैं, कुछ बच्चे बहुत झगड़ालू होते हैं, उनके किसी से दोस्ती नहीं होती, कुछ बच्चे बहुत पॉपुलर होते हैं स्कूल में, है ना। तो आप ये देख सकते हैं इंडिविजुअली कि कुछ बच्चे बहुत इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है आपस में, है ना, इनिशिएट करते हैं, आगे होके करते हैं। कुछ बच्चे जैसे ही आप बोलें कोई काम के लिए आगे आएंगे। कुछ बच्चों के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अगर सोशल स्किल्स बच्चे में कम है तो उसका एकेडमिक भी नेचुरली कम होगा, क्योंकि जब उसके फ्रेंड नहीं होंगे तो सब बच्चे अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ कम फ्रेंडली होते हैं, किनका कोई फ्रेंड नहीं होता, किसी का तो हम लोग को ज़बरदस्ती फ्रेंड बना के बनाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कैसा था, आप कैसी लोकेलिटी में रहते हैं, पेरेंटिंग कैसी है बच्चे की। बहुत बड़ा इसका डाइवर्सिटी में है कि बच्चे की पेरेंटिंग कैसी है। घर में माँ बाप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फादर शराब पीते हैं, तो नेचुरली वो बच्चा जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा गड़बड़ है, तो बच्चे को भी उसकी एजुकेशन पे उसका असर पड़ने ही वाला है, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ पेरेंट्स क्या है सोसाइटी में, किसी के पेरेंट्स की बहुत पोजीशन है सोसाइटी में, इसका भी असर पड़ता है। किसी के फादर डॉक्टर है तो वो एक उसमें अलग ही आपको दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो डिफरेंस फैमिली बैकग्राउंड में होते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे की अचीवमेंट और मोटिवेशन पे 100% पड़ता है ना। और ये जो बच्चे की दिमाग की जो स्किल्स होती हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है उसके बैकग्राउंड से।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली बैकग्राउंड को, इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है या कुछ करता है तो बच्चे उसकी इतिहास जानते हैं, उसका साइकोलॉजिस्ट उसका घर के बारे में पूछता है, तुम्हारे घर में कौन है क्या नहीं, है ना। और दूसरा आता है फैमिली सपोर्ट। इसी के संग संग फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली सपोर्ट मतलब कि आपको परिवार से कितना सपोर्ट मिल रहा है। जैसे किसी किसी के पेरेंट्स लोअर एजुकेशन लेवल है उनका, तो उनका जो मोटिवेटिंग भी होगा वो कम होगा, लेकिन तो वो उस बच्चे को पढ़ाई के बारे में, रीडिंग स्किल, इन सब के बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में, वो हमेशा वो अपने माँ बाप उसको वो एक स्टिमुलस की तरह काम करते हैं और वो लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे बच्चे में एक कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ आता है। तो ये हम लोग के संग बहुत बड़ी समस्या है ये नवोदय में, खास करके कि कुछ किसी बच्चे के तो पेरेंट्स बुलाने पर भी नहीं आते, तो उनको फैमिली सपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स और कई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं तो उनसे हम साइन करने के लिए कहते हैं तो वो अंगूठा लगा देते हैं, कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को, तो यहाँ ये बच्चे का ड्रॉबैक है और इसका ये डाइवर्सिटी में ही आएगा और ये बच्चे को आपको सपोर्ट करना है। फिर लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड स्टाइल। अब बच्चे का लर्निंग प्रेफरेंस क्या है, जैसे हमने पीछे ही बताया कि 8 होते हैं गार्डनर के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो कोई बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो विजुअली, कोई बच्चे ऑडियो सुन के बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो आप बच्चों को डायग्राम, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स ये सब दे सकते हैं, कुछ सिंबल्स दे सकते हैं, कलरिंग करा सकते हैं, या ऑडिटरी में आप उनको लर्नर्स को लिसनिंग कुछ सुना सकते हैं, कोई टेप, किसी का ऑडियो टेप सुना सकते हैं, है ना, या ग्रुप डिस्कशंस उसमें सुनवा सकते हैं। और काइनेस्थेटिक में या टेक्टाइल लर्निंग में डूइंग थिंग्स करके भी हम इसको करा सकते हैं। तो लर्निंग प्रेफरेंस और स्टाइल को भी हमें देखना है जो हमारी डाइवर्सिटी को करेगा। एज एंड मैच्योरिटी। अब एज और मैच्योरिटी का, एज तो हमारे यहाँ सिलेक्टेड बच्चे ही आते हैं क्योंकि हम उनमें सर्टिफिकेट लेते हैं, 6th क्लास में एडमिशन हमारा एज वाइज होता है, तो इसलिए नहीं होता। लेकिन एज तो एक अलग फैक्टर है, मैच्योरिटी एक अलग चीज़ होती है। मैच्योरिटी जैसे अगर घर में सबसे बड़ा बच्चा है तो वो थोड़ा मैच्योर होता है और सबसे छोटा बच्चा है तो वो शैतान होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। और किसी के घर में फादर नहीं होते, किसी के घर में बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं तो वो बच्चे बड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो ये मैच्योरिटी, ये भी एक डाइवर्सिटी है। कई बच्चे आप देखो ना, क्लास में हम लोग हंसी मजाक करते हैं, कुछ बच्चे शांत रहते हैं, हंसते नहीं है, तो अपन बोलते हैं अरे भाई तुम क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो, तो वो शांत ही रहते हैं क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं, उनको ये सब चीज़ें बचकानी लगती हैं। तो ये एक मतलब है बहुत, कितने भाई बहन हैं, है ना, पेरेंटिंग का स्टाइल कैसा है, बर्थ ऑर्डर क्या है बच्चे का घर में, टाइप ऑफ फैमिली कैसे है, उनका अपना इंटेलिजेंस कैसा है, तो ये उनका इंटरपर्सनल रिलेशन, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी को बताती है। अब एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, दो ही तरह की एबिलिटी हैं, फिजिकल और मेंटल, इन्हीं से हम जज करते हैं बच्चों को। फिजिकल एबिलिटी में अगर इम्पेयर है तो ये तो वेरिएशन है ही, क्योंकि अगर किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, किसी को देखने की प्रॉब्लम है, किसी को चलने फिरने में प्रॉब्लम है ना, किसी को ये सब, तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो गेटवे ऑफ नॉलेज हैं, तो टच, स्मेल, टेस्ट, है ना, ये सब, तो डिस्टेंट लाइक हियरिंग, विजन, ये सब चीज़ें, तो ऐसे बच्चों को भी हमको देखना है। कई बार हमारे बच्चे क्लास में होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उनको हमको थोड़ा सा पढ़ाते समय ध्यान रखना है कि वो आगे बैठे हैं, बोर्ड उनको दिखाई दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको, और उनके लिए हमको कुछ ऐसे ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स भी करने चाहिए। कुछ बच्चे अगर हियरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि अब नवोदय में एडमिशन होने लगे हैं ऐसे बच्चों के भी, और क्योंकि अब इंक्लूसिव क्लासरूम का ज़माना आने वाला है, तो हमको ये सब चीज़ें अभी से लर्न कर लेनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनका इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंट जो है वो उनकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से कम नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रेन जिनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, जो चल फिर नहीं सकते ज़्यादा, जिनके हाथ काम नहीं करता, तो उनके लिए भी हमको कुछ ऐसा करना चाहिए। उनके लिए नए नए मटेरियल डिज़ाइंड है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग आगे पढ़ेंगे इसमें, तो टोटल आप पाएंगे कि 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिसेबिलिटीज़ होने के बाद बच्चा पढ़ नहीं सकता, पढ़ सकता है बिल्कुल। इसके लिए हमको थोड़े से अपने आप को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को अटेंशन चाहिए, आपका पर्सनल सपोर्ट चाहिए, और अकोमोडेशन भी स्कूल में वैसा ही होना चाहिए। जैसे आजकल रैंप वगैरह बना दिए गए हैं ताकि जो बच्चे इस टाइप के चल फिर नहीं चाहते उनको प्रॉब्लम हो। और यही नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल नेशनल लेजिस्लेशन पे भी हो रहा है, और ये काफ़ी आप देखिए तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो
वेरिएशन बता रही हैं, जो हमारी क्लास में बच्चे वेरिएशन है। तो ये एक अच्छी खासी हमारे पास एक ये रिपोर्ट लिखने के लिए बहुत मैटर है। अब एक इसके अलावा मेरे ख्याल से वेरिएशन और कोई भी नहीं होगा। बाकी अगर आप देखें जैसे डिसेबिलिटीज़ में आप वेरिएशन और बहुत कुछ कर सकते हैं कि वेरिएशन में फिजिकल में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे ADHD और ये सब, तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन वेरिएशन यही है। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जो हमारा डाइवर्सिटी एक बोन है कि नहीं, ये आप थोड़ा सा इसको देखें कि क्या डाइवर्सिटी एक वरदान है। यस, बिल्कुल है। क्यों? जरूरी नहीं कि मतलब हमारा यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि वो वरदान है। मेरा मतलब है कि जब डाइवर्स क्लासरूम होता है, जहाँ बच्चे डिफरेंट अलग अलग दिमाग के, अलग अलग रीजन से, अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल के होते हैं, अलग अलग उनमें मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। कई बार आप देखिए कि जो स्टूडेंट जब बहुत इंटेलिजेंट हम लोग टीचर्स भी जब सारे इकट्ठे होते हैं, तो आप देखिए कई बार हम लोग बहुत हाई लेवल पर सोच लेते हैं, है ना। तो जब बच्चे भी अगर अलग अलग लेवल के होंगे, और तो हमारा स्टूडेंट जो अचीव मोर एंड वर्क हार्डर, और मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्योंकि जब हम यहाँ पर हम ऑडिटरी भी ले रहे हैं, विजुअल भी ले रहे हैं, काइनेस्थेटिक भी ले रहे हैं, टेक्टाइल भी ले रहे हैं, तो नेचुरली क्या चीज़ बढ़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा, है ना, कम्बैटिंग प्रेजुडिस। और जो डाइवर्स में जो हमारा एक सबसे एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस आता है। कई बार जो बच्चे होते हैं, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जो थोड़े से गरीब घरों के होते हैं, अमीर घर के बच्चे, उनको थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को आप देख लीजिए, वहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एक अलग इन्वायरमेंट होता है। तो अगर हम इनको कंबाइंड कर रहे हैं, तो एक प्रेजुडिस जो होता है, बच्चे एक दूसरे को टॉलरेंस और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। और टीचिंग फैकल्टी भी नेचुरली एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी उसका असर पड़ता है, और बिजनेस कॉम्पिटेंस लास्ट में होता ही है। तो ये studies have shown that having diverse classroom may help tolerance and a greater sense of security when in environment with foreign cultures present. It also helps students learn about other languages and cultures, encouraging them to be interculturally sensitive. अब आप एक इस लास्ट में अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि आप देखिए कि इंटरनेशनल कंपटीशन क्यों होते हैं, ओलंपिक्स क्यों होते हैं, क्या जरूरत है ओलंपिक्स कराने की। हम ये देखते हैं कि कौन कंट्री में कौन कौन प्लेयर है, फिर हम उसमें से देखते हैं कौन सबसे बेस्ट प्लेयर था। तो इसके जरिए एक कंपटीशन की भावना होती है, हम सबको जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम तो यहीं पे अटके हैं अभी। तो ये चीज, तो एक हाई लेवल को अचीव करना है, तो डाइवर्सिटी इज अ बोन। इसी के संग मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आई होप आप अपना रिएक्शन मुझे जरूर देंगे, अच्छे कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।